हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस और हवलदार का पेपर 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और आज आपका 27 जनवरी हो चुका है, तो यहाँ से ठीक एक हफ्ते बाद आप सभी का पेपर की शुरुआत होने वाला है और 3 दिन बाद आप सभी का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा एसएससी की तरफ से। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों ने अपना स्लॉट बुक कर लिया होगा। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग आधे पेपर का हल करने वाले हैं और आप जानते हैं कि साथी समय कम है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनेंगे हम लोग उन्हीं को क्लास में देखने वाले, उन्हीं क्वेश्चन को हम तैयार करेंगे। लेकिन साथी, आज की इस क्लास में आपको हर शिफ्ट में 10 से 12 सवाल इन्हीं टाइप के सवाल देखने को मिलेगा। तो साथियों, आज का ये 30 क्वेश्चन आप अपने पेपर में बैठने से पहले जरूर तैयार करेंगे भाई, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चन को आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले बहुत अच्छी तरीके से। और आप इस क्लास में 30 क्वेश्चन में से पहले तो 30 क्वेश्चन सही करने का प्रयास करिएगा, प्लस 30 क्वेश्चन आप तैयार जरूर करिएगा। टारगेट आप कम से कम 23 से 25 क्वेश्चन रखिएगा कि हमें इस क्लास में 23 से 25 क्वेश्चन खुद से सही करना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन आप तैयार करेंगे भाई। पहले तो इस क्लास को पूरा देखिए अच्छी तरीके से, ठीक है। जब आप अपने पेपर में बैठेंगे तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए डेली क्लास, एक सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम 7 बजे, क्योंकि भाई समय कम है तो हमें अधिक से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? राज्य दर्शन से 2 सवाल आपके पेपर में आएगा, कंफर्म है। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक राज्य है भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। पहले का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण संबंधित है? भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण संबंधित है? तो अनुच्छेद 29 है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड को। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? बताइए, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर, डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को हल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व आखिरकार किसने किया था? बताइए, 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व आखिरकार किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। 1984 में स्थापित राष्ट्रीय स्तर का लता मंगेशकर पुरस्कार वार्षिक रूप से हल्के संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है, यानी किस राज्य के सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? 1984 में स्थापित किया गया था राष्ट्रीय स्तर का लता मंगेशकर पुरस्कार वार्षिक रूप से हल्के संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के संस्कृति, यानी किस सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, वो भी संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और उसके बाद सूख जाती है? तो कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और उसके बाद सूख जाती है? तो वो सरस्वती नदी है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। करागा किस राज्य के सबसे पुराने त्योहारों में से एक देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है? बताइए, करागा जो है ये किस राज्य के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है, देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है, करागा, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को क्या कहा जाता है? बताइए, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को क्या कहा जाता है? तो छोलिया नृत्य कहते हैं भाई, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9। स्वर्गीय जगत सिंह एक लोकप्रिय संगीतकार और कौन से गायक थे भाई? स्वर्गीय जगत सिंह एक लोकप्रिय संगीतकार और कौन से गायक थे भाई? तो ये गजल गायक थे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या बनेगा? पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पीन घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पे स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा। तो साथियों यहां से हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चन है वो सवाल देखेंगे भाई। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी ऑनेस्टी का आप सभी को विलोम शब्द बताना है। ऑनेस्टी मतलब क्या होता है? ईमानदारी होता है।
ऑनेस्टी मतलब क्या होता है? ईमानदारी होता है। तो इसका विलोम शब्द बताइए। विकटनेस का मतलब क्या होता है? दुष्टता, जो बुराई करता है भाई। विकटनेस का मतलब जो बुराई होता है भाई। ठीक है, यही हो सकता है भाई, क्योंकि ईमानदारी, तो इसका उल्टा क्या होगा? दुष्टता हो जाएगा भाई। जो प्रॉबिटी है और इंटीग्रिटी है, इसका मतलब होता है कि ऑनेस्टी के समानार्थी यानी पर्यायवाची हैं। ईमानदारी होता है, अच्छे गुणों को दर्शाते हैं जो। ठीक है, लेकिन भाई ऑनेस्टी का जो एंटोनिम बन रहा है ईमानदारी का, दुष्टता नहीं, विकेटनेस होगा, जो कि पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ रूम इन अ हॉस्पिटल यूज स्पेशली फॉर सन बाथिंग और थेरापेटिक एक्सपोजर टू लाइट। अस्पताल में एक कमरा जो विशेष रूप से धूप सेकने या प्रकाश के निकृष्ट संपर्क के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए एक शब्द क्या होता है भाई? आप जानते हैं कि अस्पताल में कमरा होता है जो कि विशेष रूप से धूप सेकाई के लिए किया जाता है ना, प्रकाश के चिकित्सीय संपर्क के लिए उपयोग किया जाता है भाई। उसे हम क्या बोलते हैं? सैनिटोरियम। सैनिटोरियम का मतलब होता है कि एक स्वास्थ्य केंद्र होता है या अस्पताल होता है सैनिटोरियम। सोलेरियम का मतलब क्या होता है भाई? वह कमरा जहां पर धूप सेकने या उपचार के लिए प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश दिया जाता है, तो इसी को बोलते हैं भाई, सोलेरियम को बोलते हैं। तो इस सवाल का भाई बी ऑप्शन आपका क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर है। अब बताइए भाई, प्लेनेटेरियम का मतलब क्या होता है? प्लेनेट यानी ग्रहों और तारों के मंडल को देखने का जो स्थान, हम इसे क्या बोलते हैं? प्लेनेटेरियम बोलते हैं। पोडियम मतलब भाई एक मंच होता है जहां लोग भाषण देते हैं। पोडियम का मतलब होता है एक मंच होता है जहां पर लोग अपना भाषण देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 13 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इस मुहावरे का अर्थ बताइए। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग यानी इसका मतलब जानते बहुत तेज बारिश होना, यानी इट्स रेनिंग वेरी हैवीली, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। तो यहां से देखिए मैथ के सवाल, जो मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट उसको भी देखेंगे, फिर इसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन देखेंगे भाई। ये क्लास आपको पूरा देखना है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदा और 600 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत। आप कोई सामान 500 रुपये में खरीद रहे हैं और 600 में बेच रहे हैं, यानी आप सभी को यहाँ पे 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। किससे? इस 500 जो आपने स्टार्टिंग में कास्ट प्राइस में खरीदा है। लाभ का प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 00 से 00 कैंसिल, 5 से कम 5, 20 पंजे से, यानी 20% के यहाँ पे लाभ होगा, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को। 374 418 को न्यूनतम पद में समानयन कीजिए भाई। 374 बटे में 418, तो क्या बनेगा? तो यहां से दोस्त मेरे 22 से काटिएगा तो कितने बार? 22 से कम 22, 122 यानी 17 बार में ये 22 19 22 का गुणा करें 418, यानी आपका क्या होगा? 17/19 होगा भाई। 17/19 जो कि पहला ऑप्शन। न्यूनतम पद में 374 बटे 418 कितना आएगा? 17/19 आएगा, जो कि पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सॉल्व कॉल करिएगा। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए आप सभी का पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है। जीके जेएस करंट अफेयर्स आप सभी का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। इंग्लिश से ही आएगा, यानी एमटीएस एग्जाम के लिए मेन 2 ही सब्जेक्ट जीके इंग्लिश। तो आप सभी को पूरे 1000 क्वेश्चन तैयार करना है। देखिए दोस्त, हम आप सभी पूरे 40 टेस्ट प्रोवाइड करेंगे और हर टेस्ट में आपको 25 क्वेश्चन मिलेगा। पहले तो स्टार्टिंग में 500 क्वेश्चन आपको जीके जेएस का मिलेगा, उसके बाद 20 टेस्ट जो अलग से इंग्लिश कराएगा उसमें 500 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 1000 क्वेश्चन मात्र आप सभी को हम 50 रुपये में प्रोवाइड करें। और खासियत इस बात टेस्ट की है कि एक टेस्ट में कल 25 क्वेश्चन दिया। भाई आप जानते हैं कि हमारे सामने जब कम क्वेश्चन आता है तो हमें याद करने में आसानी होगा, तो इसलिए भाई हर टेस्ट में 25 क्वेश्चन मैंने ऐड ही किया है भाई, कि आपको तुरंत याद हो। यदि आपके सामने 1000 क्वेश्चन ज़्यादा जाएगा तो आपको याद करने में बोरियत महसूस करने लगेंगे। तो दोस्त मेरे इस नंबर आपको मैसेज करना है, जो ये नंबर दिख रहा है आपके सामने, इस नंबर मैसेज करना है। और अपने पेपर में बैठने से पहले ये पेपर में छपने वाला प्रश्न अपने पास जरूर मंगाए, जो कि पीडीएफ रूप में मिलेगा। बहुत अच्छे थे, बहुत आसान तरीके से भाई जीके जिस करंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो नए साल के आपके पेपर बन सकते हैं, बिल्कुल एसएससी के नए पैटर्न में ये सवाल होगा इस टेस्ट में। तो दोस्त मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे ये 50 रुपये पे करके इस नंबर मैसेज करके ये अपना आप लोग जरूर पीडीएफ के रूप में टेस्ट मंगाइएगा। उसको तैयार भी करना है, ठीक है। लगभग यहाँ से आपकी तैयारी होने वाली है। एक निश्चित कोड भाषा में सीज इंटेलिजेंट को एरी के रूप में लिखा जाता है और सीज स्टूडियस को REDME के रूप में लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में स्टूडियस को कैसे लिखा जाएगा? देखिए
स्टूडियस का पूछा कोड, लेकिन स्टूडियस का कोड पूछा है, लेकिन कोड केवल देखिए इसी में है भाई स्टूडियस। सीज इंटेलिजेंट में स्टूडियस है नहीं, यानी हमारा जो कोड बनेगा भाई इसी में बनेगा, REDME। हमारा तो इसमें कोड नहीं बनेगा भाई, LE में, ME में, RE में। यानी जो स्टूडियस का कोड होगा, जो यहाँ पे STUDIOUS है, स्टूडियस, इसमें तो हमारा कोड बनेगा नहीं। यानी एक सेकंड भाई, यानी इस पहले वाले में हमारा कोड नहीं बनेगा, न तो LE होगा, न तो ME होगा, न तो RE होगा। यानी न तो ME होगा, न तो LE होगा, न तो RE होगा। तो बच रहा कौन सा ऑप्शन? D होगा। यानी स्टूडियस का कोड क्या होगा? D। समझ में आप सभी को? हमेशा याद रखिएगा, जो पूछा रहेगा स्टूडियस पूछा, जिसमें रहेगा आपका उसी में कोड बनेगा। यानी आपका कोड इसी में होगा। क्यों ना भाई जो REDME, क्यों ना भाई इसमें पहले वाले में रहे, तो भी नहीं आएगा वो। ठीक है, याद रखिएगा। D देखिए केवल सिंगल होगा और किसी में D नहीं होगा भाई, जो कोड हुआ होगा। तो यही B ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में मोंग को 1238 के रूप में कूटबद्ध किया गया और होंग को 8326 के रूप में कूटबद्ध किया गया। उस भाषा में यच के लिए कूट क्या होगा? अब यहां से देखिए, MONK, मोंक में 4 अक्षर है तो इसके लिए अलग 4 कोड किया भाई, 1238। HONK, होंक 4 अक्षर है तो इसके लिए अलग 4 कोड किया भाई। पूछा किसका? यच का कोड। अब देखिए, जब यच का पूछा तो जब सिंगल पूछता तो हम कॉमन चेक करते हैं, लेकिन इस बार यच दोनों में नहीं है, मोंक में यच नहीं है, केवल होंक में है। यानी जो हमारा आंसर आएगा इसी 8326 में आएगा भाई, इसी 8326 में आएगा। हमारा इसमें तो एक भी कोड मिलेगा ना तो 1 न 2 न 3 न 8 आएगा भाई। अब देखिए जो ऑप्शन में है 1 2 3 8 में इसको काट दीजिए। देखिए 3 तो हमारा आंसर आ नहीं सकते भाई, 8 नहीं आ सकते क्योंकि इन दोनों में है। और 2 भी देखिए भाई, 2 भी, यानी 2 8 3 तो आएगा नहीं। यानी अब देखिए एच का कोड कौन सा बचा? 6 बच रहा है, तो एच का कोड क्या हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्लियर? समझ में आप सभी को यहाँ पर? ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या बनेगा? यदि 30 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए भाई। बेस्ट लेवल का सवाल है भाई, हल करिए। सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? जैसे 30 पुस्तकों का कास्ट प्राइस, यानी 30 गुणे कास्ट प्राइस बराबर 20 गुणे SP हो जाएगा भाई। ठीक है, तो सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में बना लीजिए आप लोग। जैसे 5 36, 5 चौका 20, अभी भी छोटा हो सकता है, 2 से 2 3 6, 2 दूना 4, यानी 3 CP हो जाएगा बराबर 2 SP हो जाएगा। यानी आप कोई सामान 3 का खरीद रहे हैं, 2 में बेच रहे हैं भाई, यही हो रहा है ना। जब इसे आप कास्ट प्राइस अपन सेलिंग प्राइस के रूप में बनाएंगे तो कितना आएगा भाई? कास्ट प्राइस अपन में सेलिंग प्राइस कितना होगा? कास्ट प्राइस यहाँ से 2 हो जाएगा और सेलिंग प्राइस 3। नहीं भाई, इस बार तो उल्टा हो जाएगा भाई ना, उल्टा लिखा जाता है। यानी कोई सामान आप 2 का खरीदे 3 में बेच रहे हैं, एक आपको बेनिफिट होगा 1/2, 1/2 गुणे 100 यानी 50% भाई। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर भाई। कास्ट प्राइस 2 है, सेलिंग प्राइस 3 है, यानी आप कोई सामान 2 का खरीदे 3 में बेच रहे हैं, यानी एक आपको बेनिफिट होगा। किससे होगा? जो आपने स्टार्टिंग में 2 खरीदा है, 1/2 होगा भाई। 1/2 का मान कितना होता है? 50% होता है, जो कि पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। ओके, किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए भाई क्वेश्चन नंबर 19 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा भाई इनमें से है? जैसे नेसेसरी, आवश्यक, जरूरी, ठीक है, और अचीव मतलब क्या होता है? प्राप्त करना भाई। स्पेलिंग चेक करते रहेगा। कंसिस्टेंसस, लेकिन ये स्पेलिंग गलत भाई। स्पेलिंग क्या होता है? जो कंसेंटियस होता है यानी जिम्मेदार और जो मेहनती होते हैं उसका स्पेलिंग CONSCIENT, जो साइंट होता है। फिर उसके बाद IOUS होता है भाई, कंसेंटियस होता है, मतलब कि जो जिम्मेदार होता है, जो मेहनती होता है। ठीक है दोस्त मेरे, याद रखिए। कमेटी जो हमारा समिति होता है, तो यही आपका C ऑप्शन परफेक्ट आंसर बनेगा। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो एक और भाई इनकरेक्टली बताइए। डिलीवरेंस, डिलीवरेंस मुक्ति या उद्धार, लेकिन स्पेलिंग यहाँ पे देखिए RA होता है भाई, E नहीं होता है। यहाँ पे जो DELIVER दिया है, DELIVER, लेकिन R लास्ट में ANC होता है भाई, RA होता है, लेकिन इसमें देखिए E दे रखा है, इसकी जगह A होना चाहिए था भाई। ठीक है, इसके मतलब क्या होता है? मुक्ति होता है। जो क्या होता है भाई? मुक्ति होता है या उद्धार होता है। ठीक है, बैंक्वेट का मतलब क्या होता है? जो भोजन समारोह होता है, जो भाई बैंक्वेट लॉन्ज जिसे हम लोग बोलते हैं,
एलिटरेशन का मतलब क्या होता है? एक कविताई तकनीक। क्या होता है भाई? एक जो कविताई तकनीक होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? एलिटरेशन बोलते हैं। कॉन्डेंसेंट का मतलब क्या होता है? नीचे आना। क्या होता है भाई? नीचे आना होता है। ठीक है, तो इस सवाल का पहला ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। तो यहाँ से देखिए, अब कुछ जो महत्वपूर्ण जीके के सवाल उसको भी चेक करेंगे भाई। 10वां विश्व जल मंच 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? बताइए। 10वां विश्व जल मंच 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इंडोनेशिया में हुआ था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, यदि प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 4 - 6 गुणा 27 भाग 72 प्लस 6 क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करिए, क्या बनेगा भाई? इस समीकरण को आप सभी को सॉल्व करना है, लेकिन प्लस भाग को बदलना है आपस में, माइनस गुणा को बदलना है। तो पहले हम लोग समीकरण को बना लेते हैं। 4 माइनस है, माइनस को गुणा में बदलना है। 6 गुणा है तो माइनस में, 27 भाग है तो प्लस में, 72 प्लस है तो भाग में। समीकरण तैयार है। देखिए, 4 6 24, इधर से 27 प्लस 6 का भाग 72 में, देखिए 12 6 72 होता है ना, 12 आएगा। ये प्लस 12, ये प्लस 24, 36 माइनस 27 यानी 9 आएगा भाई। यानी सॉल्व का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। ओके, चलिए दोस्त, अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए, अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? PAX, RCB, TET, VGR क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करिए। नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है, यानी इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया होगा भाई, है ना? देखिए, सॉरी, अक्षरों का श्रृंखला है भाई ना ये। PAX, RCB, TET, VGR तब पर भी बढ़ रहा है भाई। कहने का मतलब कि बढ़ रहा है, यानी पहला अक्षर का कोड निकालिए। देखिए, PR, जब भी अक्षरों का दे तो हमने आपको क्या बताया? पहले अक्षर का कोड आपको निकालना है। जैसे P16, R18, T20, V22, 16 18 बढ़ रहा है भाई। 18 से 20 प्लस 2, 20 से 22 प्लस 2, 20 में प्लस 2 कर देंगे 24, 24 पे एक्स होता है। देखिए, चारों ऑप्शन भाई एक्स से ही शुरुआत किया है। अब हमें दूसरे अक्षर को भी चेक करना है। ACEG, 1 3 5 7, 1 से 3, 3 से 5, 5 7 9, 9 यानी आई। एक्स आई देखिए कौन सा ऑप्शन, या तो बी आएगा या तो डी आएगा भाई, क्योंकि यही दो ऑप्शन एक्स आई है। अब लास्ट क्यू आएगा या तो पी आएगा। एक्स भी टी आर, एक्स 24, V22, T20, R18 -2 हुआ है भाई। 24 22, 22 से 20, 20 से 18 -2, 18 से 2 माइनस 16, 16 पे कौन सा होता है? 18 में 2 बढ़ाएंगे 16, 16 पे पी आता है। XIP यानी डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, XIP। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24 राइट आंसर क्या बनेगा? हल करिए भाई। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 43 जो है 87 संबंधित, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 63 127 संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 52 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, 43 जो है वो 87 संबंधित है। कैसे भाई? 43 दूना कितना होता है? 86, 86 में 1 जोड़ देंगे तो 87 बन जाएगा। उसका देखिए, 63 जो है वह 127 संबंधित, 63 गुणे 126, 126 में 1 जोड़ देंगे तो 127 बन जाएगा। यानी 2 का गुणा +1, तो उसी प्रकार 52 गुणे 2 + 1 कितना होगा? 52 दूना 104, 104 में 1 जोड़ देंगे तो 105 बन जाएगा। यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए भाई, इसी बात पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करेंगे। इंग्लिश का सवाल तो भाई आप हल करेंगे भाई, पढ़िए समझिए, उसका राइट आंसर दीजिए तो क्या बनेगा? देखिए, इन द फॉलोइंग सेंटेंस द अंडरलाइन पार्ट कंटेंस एन एरर, यानी जो हॉटेस्ट गलत है, आपको सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव बताना है। यानी इट इज वेरी हॉटेस्ट ओवर एयर। बताइए भाई, वेरी हॉटेस्ट तो गलत प्रयोग होगा, क्योंकि भाई हॉटेस्ट पहले से ही सबसे गर्म है भाई। तो इसका मीनिंग क्या होता है? अतः वेरी जोड़ना होता है, ग्रामेटिकली मिस्टेक है भाई। इट इज हॉटर ओवर एयर होगा, हॉटर होगा, सिंपल सा। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। रिलेक्टेंट, कल ही बता दो भाई, रिलेक्टेंट। ही इज रिलेक्टेंट टू डू द वर्क, वह काम करने में अनिच्छुक है भाई। रिलेक्टेंट का मतलब क्या होता है? अनिच्छुक। क्या होता है? अनिच्छुक होता है भाई। तो इसका समान वाला शब्द बताइए। जैसे हैप्पी मतलब खुश होता है भाई, ये नहीं होगा, लेकिन
हेजिस्टेंट होगा भाई, ये हेजिस्टेंट यानी अनिच्छुक होगा, यानी हेजिटेट होता है भाई। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर होगा। डिस्पोज्ड का मतलब क्या होता है? रुचि रखने वाला भाई। ईगर मतलब उत्सुक होता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए, करेक्ट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस द रैबिट रन्स फास्टली। फास्टली तो भाई इंग्लिश में गलत है भाई, गलत वर्ड। फास्टली जो होता है ना वो इंग्लिश में गलत वर्ड होता है, याद रखिएगा भाई। फास्ट एक एडवर्ब भी है जिसका मीनिंग क्या होता है? क्या? तेज। यानी द रैबिट रन फास्ट, सिंपल सा भाई, द रैबिट रन्स फास्ट होगा भाई। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। बताइए, इम्प्रोबेबल का बताइए क्या बनेगा मीनिंग भाई? इम्प्रोबेबल का मतलब होता है असंभव, असंभव या संभावना कम होना। असंभव होता है या संभावना कम होना भाई। जैसे टेनेबल का मतलब क्या होता है? धारणीय होता है, धारणीय होता है, ठीक है। प्लॉसिबल का मतलब क्या होता है भाई? संभावित होता है। ये हो सकता है क्या? असंभव का, लेकिन मीनिंग आपको उसके समान बताना पड़ेगा। इम्प्लॉसिबल का मतलब क्या होता है भाई? जो अविश्वसनीय होते हैं। क्या भाई? अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, ठीक है। प्रैक्टिकल, जैसे असंभव या संभावना कम होना, तो इसका क्या बनेगा भाई? इम्प्लॉसिबल, यानी इम्प्रॉबेबल का इम्पॉसिबल बनेगा। प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक, जो प्रैक्टिकल हम करते हैं, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर बनेगा भाई, ध्यान रखिएगा। ओके, अगला सवाल को हल करिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या बनेगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एग्जाम्पलरी का बताइए, सिनोनिम्स क्या बनेगा भाई? एग्जाम्पलरी का मतलब होता है आदर्श, आदर्श या उत्कृष्ट जो होते हैं। एवरेज, औसत, बैड, खराब, तो एक्सीलेंट हो जाएगा भाई। एग्जाम्पलरी का सिनोनिम एक्सीलेंट, यानी सी ऑप्शन। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है भाई? साधारण होता है, ठीक है, साधारण होते हैं। चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का सॉल्व करिए आप सब, क्या बनेगा परफेक्ट आंसर? देखिए, ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र को उन्मुख करके बैठे हैं। यानी कितने व्यक्ति? ए से एफ, यानी 6 व्यक्ति हैं भाई। एक वृत्ताकार मेज है, ठीक है, एक वृत्ताकार मेज है, इसमें 6 लोग को बैठाना है। 1 2 3 4 5 6, एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लोग को बैठाते चलेंगे। ये जो है बी के दाएं से बाएं से तीसरे स्थान में बैठा है, ये जो है ना बी के दाएं बाएं से तीसरे स्थान में बैठा है। भाई आपका मन कहीं शुरुआत के, यानी हम बी को यहाँ बैठा रहे हैं, बी के बाएं से तीसरे स्थान पे ये बैठा है। बाएं किधर हो जाएगा भाई? इधर हो जाएगा। यानी कहाँ पे तीसरा स्थान होगा भाई? ये कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। ये लाइन कंप्लीट। सी जो है एफ के दाएं से दूसरे स्थान बैठा है। मान के चलिए भाई एफ हम यहाँ बैठा दे रहे हैं, एफ के दाएं से दूसरे स्थान पे सी, तो दूसरा स्थान एफ का दायां ये इधर हो जाएगा भाई। पहला ये ए, दूसरे का पे सी बैठ गया, ये भी लाइन पूरा हो गया। ये जो है वो सी के ठीक बाएं बैठा है, देखिए सी के ठीक ये भी बैठ होगा, ये भी आपका पूरा हो गया भाई। डी जो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है भाई, सी जो डी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी यहाँ होगा भाई। तब यदि हम डी को यहाँ बैठाएंगे लेकिन सवाल बोला है कि डी जो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो हम डी को यहाँ बैठा दिए। अब एक व्यक्ति बैठा, कौन यहाँ पे बैठा है भाई? ए बी सी डी, ई नहीं बैठा तो ई को यहाँ बैठा दीजिए, पूरा क्या सवाल। देखिए ई के सापेक्ष में बी का स्थान कौन सा है? ई के सापेक्ष, ई तो यहाँ बैठा है, इसके सापेक्ष में बी का स्थान क्या है भाई? ये कौन सा साइड है भाई? ठीक दाएं है ना, ठीक राइट साइड में, ठीक राइट साइड में यानी ठीक दाएं। ये देखिए इसका केंद्र है वृत्त का, जब आप इधर देखेंगे तो आपका राइट साइड इधर ही होगा और लेफ्ट साइड इधर होगा भाई। तो ई का राइट साइड इधर ही होगा ना भाई, और लेफ्ट साइड इधर होगा। तो ई के सापेक्ष में बी का स्थान क्या है? बी का स्थान ई के ठीक दाएं है भाई, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। तो ये भी सॉल्व पूरा हो गया। तो साथियों फाइनली ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपके एग्जाम के लिए। तो अब बताइए कि आप सभी का इन 30 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे, फटाफट बताइए आप सभी का इन 30 क्वेश्चन में से लगभग कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूँ दोस्त आपको हर क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में होगा। यदि किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। डाउट लेकर आप नहीं चलेंगे भाई, बिल्कुल भी डाउट लेकर नहीं चलेंगे। लगातार इसी प्रकार आपके बीच क्लास है कि आपको डेली क्लास करनी, क्लास का क्वेश्चन तैयार करना है। तो बताइए आप सभी का आज की सेशन लगभग 23 से 24 क्वेश्चन सही हुआ कि नहीं? तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में होगा। यदि किसी भी प्रश्न पे डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा भाई।
और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। ठीक है, आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।